बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ओज़ोन के बारे में। जैसे कि ओज़ोन हम जानते हैं कि ओज़ोन इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट हैज़ फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला O3। इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर अबाउट 30 किलोमीटर्स। और इसको सबसे पहले हमारे पास शॉन बीन 1840 में इसने डिस्कवर किया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की थी कि हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ओज़ोन की डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर दी थी। और उसके बाद हम ओज़ोन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ओज़ोन की फॉर्मेशन के 2 स्टेप मैंने आपको बताया थे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ऑक्सीजन मालिक्यूल को फ्री रेडिकल के अंदर तोड़ देती हैं, सेकंड स्टेप में वो फ्री रेडिकल दोबारा ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर हमारे पास ओज़ोन मालिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की थी ओज़ोन डिप्लीशन के बारे में। ओज़ोन डिप्लीशन इज़ द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओज़ोन इन स्ट्रेटोस्फेयर बिलो इट्स नॉर्मल लेवल इज टर्म एज ओज़ोन डिप्लीशन। एंड उसके बाद हमने बात की थी कि ओज़ोन की डिप्लीशन हमारे पास डिफरेंट गैसेस की वजह से होती हैं, जिनको हम मोस्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से हमारे पास ओज़ोन लेयर के अंदर मतलब ओज़ोन की लेयर डिप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ओज़ोन की लेयर किस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डिप्लीट होती है, ओज़ोन की लेयर हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन से किस तरह डिप्लीट होती है, या ओज़ोन की लेयर के डिप्लीशन के जो गैसेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो हम गैसेस रिलीज़ कर रहे हैं जो हमारी ओज़ोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, उनके कंप्लीट मैकेनिज़्म को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम पहले देख लेते हैं ओज़ोन डिप्लीशन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इससे आपको इजी समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। लेट सपोज हमने किसी भी सोर्स की मदद से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ किया हुआ है, और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर तक जहाँ पहुँचे है, और वहाँ पर इसके ऊपर सनलाइट या यू कैन से दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इसके ऊपर आ पड़ती हैं तो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होता है उससे एक क्लोरीन निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक क्लोरीन निकल गया है। अब ये क्लोरीन जो है आपके पास फ्री, आपको पता है कि क्लोरीन एटम्स जो सिंगल एटम होता है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। तो ये आपके पास जो क्लोरीन एटम है ये आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो हमारी ओज़ोन लेयर है, ओज़ोन लेयर के साथ ये क्या कर देता है, बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर, यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को से एक क्लोरीन को रिमूव कर दिया, बाकी हमारे पास ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CFCl2 बन जाएगा। क्लियर, और ये एक क्लोरीन एटम ये आ गया। अब ये एक क्लोरीन एटम हमारे ओज़ोन लेयर के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास क्या बनाएगा, एक ओज़ोन लेयर मतलब ओज़ोन के मॉलिक्यूल से हमारे पास एक ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करवा देगा। आप देख सकते हैं कि एक क्लोरीन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ClO बन जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन टू से आपके पास ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल एट सिंगल एटम था ये आपके पास ओज़ोन की लेयर को मॉडिफाई कर रहा है, ओज़ोन की लेयर को ऑक्सीजन के अंदर और ClO के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर, अब ये ClO जो है ये आपके पास आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर लेट्स अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन अगर आपके पास एटॉमिक ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देता है, ClO से एक ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देते हैं और दोबारा आपके पास क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं। ClO से देखें आप
एक ऑक्सीजन, ये फ्री ऑक्सीजन जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये इस ऑक्सीजन को निकालेगा तो क्या बनेगा O2, और आपके पास फिर से क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में आ गया। अब ये क्लोरीन जो एटॉमिक फॉर्म में होता है ये दोबारा इस साइकिल, दोबारा इस ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल कोई और ओजोन मॉलिक्यूल है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और दोबारा ये साइकिल को इस तरह कंटिन्यू करता रहेगा। तो इट्स मीन दैट हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए इसलिए हमने कहा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये 80% हमारे पास ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस मैकेनिज्म में कि एक क्लोरीन जो हमारे पास यहाँ से निकलता है वो दोबारा रिएक्ट होता है, ये कंटिन्यू इसी तरह चलता रहता है। अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इसको फ्री रेडिकल अवेलेबल है ऑक्सीजन की, अगर ये नहीं होगी तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो रिएक्शन से देख लेते हैं स्टूडेंट। हियर CFCl3 under ultraviolet radiations convert CFCl2 into chlorine, and this chlorine atom combine with ozone to form ClO and oxygen, and now this ClO when react with atomic oxygen, free radical oxygen to form chlorine, atomic chlorine and oxygen molecule. This chlorine again react with ozone molecule to form again this cycle. Okay, this is all about the mechanism of ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जाते हैं हम ओजोन की लेयर किस तरह हमारे पास डिप्लीट करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आपके एटमॉस्फेयर के अंदर स्टूडेंट हमारे पास नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। क्लियर, ये सारे ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करवाने वाली जो ऑक्साइड होते हैं वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से होता क्या है, बेसिकली हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब भी आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ऊपर लगती हैं तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इस फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर, NO रेडिकल की फॉर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूलर रेडिकल आप इसको कह सकते हैं। एटॉमिक रेडिकल नहीं है, मॉलिक्यूलर रेडिकल। अब मॉलिक्यूलर रेडिकल जो है आपको पता है मॉलिक्यूल रेडिकल स्टेबल नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर रेडिकल जो होते हैं वो आपके पास ओजोन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेंगे। NO है तो क्या बनाएगा, रेडिकल है, तो एक रेडिकल को एक ऑक्सीजन यहाँ से अगर फ्री रेडिकल में मिल जाए, आपको पता है ओजोन मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक फ्री रेडिकल यहाँ से, एक यहाँ से फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल कंबाइन टुगेदर NO2 प्लस O2। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ozone depletion due to NOx. Now come to the next, ozone depletion due to atomic oxygen. Atomic oxygen is what? Atomic oxygen स्टूडेंट हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन के एटम को हम बोलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन, या इसको हम कह सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर, हाउ नेसेंट ऑक्सीजन कैन डिप्लीट ओजोन लेयर? You know that when ultraviolet radiation come in contact with oxygen molecule, it convert oxygen molecule into two radical, oxygen radical, this one and this one. स्टूडेंट हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर लो लेवल ओजोन जो होता है ग्राउंड लेवल पर, वहाँ पर जो रेडिकल मोस्टली जो जनरेट हो जाती हैं वो रेडिकल जो होती हैं वो हमारे ओजोन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 18% जो ओजोन होता है उसको कंज्यूम करके, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसको बना लेती हैं। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है कि ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे लिए नुकसानदेह है, सांस की बीमारियां इससे फैलती हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो होता है उसको हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन एटम होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करते हैं। अबाउट कितने परसेंट? 18% ओजोन इज़ कंज्यूम बाय
atomic oxygen which are found in our atmosphere, which is very important for us. Okay, now student, यहाँ पे ऑक्सीजन मालिक्यूल स्प्लिट हो रहे दो ऑक्सीजन रेडिकल के अंदर। अब एक रेडिकल ओजोन के साथ कंबाइन होता है तो क्या करते हैं, एक रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा तो कितने ऑक्सीजन मालिक्यूल बनेंगे, 3 ये और एक ये, 4 को 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं या नहीं, तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपने स्टूडेंट Hμ लिखना है, ठीक है। ये रिएक्शन भी ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन Hμ की अंडर हो गया, लेकिन इसके लिए भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर Hμ इस ओजोन मालिक्यूल को रेडिकल में तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, और ये रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होगा तभी ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन मालिक्यूल बनाएगा। नाउ नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर। आपको पता है कि हम सल्फ़र को कहाँ से, या मतलब कैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फ़र रिलीज़ होते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि सल्फ़र मोस्टली हम ऐसी मटेरियल्स, हम फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर ऐसी मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं जिसमें से सल्फ़र एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। और सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है, और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने आता है तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड रेडिकल के फॉर्म में बन जाते हैं। और ये रेडिकल सेम इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड की तरह ओजोन के साथ कंबाइन होकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाते हैं और ऑक्सीजन मालिक्यूल बन जाते हैं। इन सभी मैकेनिज़्म के अंदर स्टूडेंट आपको ये दिखाई दे रहा है कि ओजोन की लेयर आपके पास ऑक्सीजन के अंदर मॉडिफाई हो रही है। जब आपके पास ओजोन की लेयर मॉडिफाई हो रही है तो इट्स मीन दैट आपकी ओजोन की लेयर ख़त्म हो रही है। जब ओजोन की लेयर ख़त्म होगी तो आप इसे ओजोन डिप्लीशन कहेंगे। सो दीज आर फ्यू गैसेस विच अंडरगो ओजोन डिप्लीशन। पहली हमने डिस्कस की ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड देन ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू नॉक्स, ओजोन डिप्लीशन थर्ड वन ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू एटॉमिक ऑक्सीजन, एंड फोर्थ वन ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो स्टूडेंट, ये थे आपके पास ओजोन डिप्लीशंस की गैसेस और उनके मैकेनिज़्म। अब चलते हैं ओजोन लेयर कि डिप्लीशन से हमारे ऊपर, जानवरों के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर या हमारे डेली लाइफ में इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन आवर स्किन। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने आ जाते हैं, या मोस्टली अल्ट्रावायलेट ऐसी जगह जहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है या ख़त्म हो चुकी है या वहाँ पर पतली हो गई है, वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा ज़मीन पे आएंगी, और ज़मीन पर वहाँ पर रहने वाले लेट्स सपोज़ ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, लेट्स सपोज़ ह्यूमंस हैं, तो वहाँ पर रहने वाले ह्यूमंस में आपके पास स्किन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। स्किन प्रॉब्लम जो है ये 2 तरह की हो सकती हैं। माइनर केस में हम इसको बोलेंगे सनबर्न डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मेजर केस में हमारे पास स्किन कैंसर वगैरह को ये काज करता है। तो सिंपल इज़ दैट इट काजेज स्किन कैंसर इन मेजर केसेस, एंड इन माइनर केसेस इट काज सनबर्न डिजीज़ इन ह्यूमंस। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास सनबर्न डिजीज़ क्या होता है, स्किन कैंसर से तो आप वाकिफ़ ही हैं। सनबर्न डिजीज़ स्किन कैंसर से पहली वाली स्टेज होती है, जिसमें मोस्ट ये होता है कि आपकी स्किन में जलन होता है और रेडिश टाइप का हो जाता है आपका स्किन, और आपको इसमें स्किन में आपके जलन सा प्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही इसकी सिम्पटम होती हैं। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशंस हमारे पास स्किन कैंसर के अलावा ह्यूमंस के अंदर क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। ये देखा गया कि अगर 1% डिक्रीज़ हो जाए ओजोन की लेयर में तो अबाउट 5% इंक्रीज़ हो जाएगा स्किन कैंसर वहाँ पे। लेट्स सपोज एक ऐसी जगह है जहाँ पर
ओजोन की डिप्लीशन 1% होगी, ओजोन की लेयर डिक्रीज़ होगी 1%, तो वहाँ पर 5% स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर ये आई डैमेज के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेट्स सपोज अगर ये रेडिएशंस हमारी आइज़ के ऊपर पड़ती हैं तो इससे हमारे पास कैटारेक्ट की डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। व्हाट? कैटारेक्ट। कैटारेक्ट कहते हैं स्टूडेंट ऐसी डिजीज़ जिसमें आपके मोस्टली आपके आई के जो लेंस होते हैं ये क्लाउडी सी हो जाती हैं। आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी गिवन है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं पेज नंबर 149 पर आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि आई किस तरह क्लाउडी हो जाती है। सो व्हाट इज़ कैटारेक्ट? द प्रोसेस इन विच योर आई बिकम क्लाउडी, इट इज़ ऑफन स्लो प्रोसेस एंड कैन कॉज वन और बोथ योर आई। ये अमूमन क्या होता है, शुरू में क्या होता है कि आपकी स्लो प्रोसेस होते हैं इसमें, या आपकी वन आई भी डैमेज हो सकती है या दोनों आई भी आपकी डैमेज हो जाती हैं। तो ह्यूमंस के अंदर ये आई की प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, जिस आई प्रॉब्लम को हम कहते हैं कैटारेक्ट। ओके, नाउ थर्ड, इट आल्सो डैमेज इम्यून सिस्टम। when we expose ultraviolet radiation, they cause weaken the response of our immune system। जब हमारी बॉडी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने आती है तो इससे मोस्टली क्या हो जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो वीक हो जाता है। मतलब इम्यून सिस्टम ने जितना जल्दी पहले काम करना था वो उससे थोड़ा स्लो हो जाता है, या उसका रिस्पांस जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। मतलब लेट्स सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बॉडी है, उसके ऊपर बाहर से कोई जर्म अटैक करता है तो वो इसको एकदम उसका रिस्पांस होता है वो इसको ख़त्म कर देती हैं। और इस केस में क्या होगा कि लेट्स सपोज कोई भी बाहर से कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो इस केस में आपकी बॉडी का जो रिस्पांस होता है वो वीक हो जाएगा, वो इसको ख़त्म नहीं कर सकेगा। इट आल्सो इन एक्सट्रीम केसेस इट डैमेज इम्यून सिस्टम। एक्सट्रीम केसेस में हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने हो जाएं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक लॉन्ग टर्म के ऊपर आपके ऊपर रहें तो इससे आपके इम्यून सिस्टम जो होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा एजिंग ऑफ स्किन, अक्सर आप लोगों ने ये शायद कहीं एब्जॉर्व देखा भी हो शायद या ना देखा हो। बहरहाल होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वक्त से पहले ही उनकी स्किन में ऐसा दिखता है कि ये इनकी स्किन ओल्डर टाइप की हो जाती है। मतलब स्किन जैसे कि बूढ़ों की स्किन हो जाती है ना, अक्सर आपने देखी होगी, तो उस तरह की स्किन हो जाती है। जैसे कि यंग एज में ही आपकी स्किन में दाग वगैरह से पड़ जाते हैं और उसी बूढ़ों जैसी हो जाती हैं। तो ये भी मोस्टली क्या होता है, एजिंग ऑफ स्किन, ये मोस्टली आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से काज होती है। इट काजेज एजिंग ऑफ स्किन, यू विल लुक ओल्डर देन योर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज से आप बूढ़े दिखना लगोगे। तो इस ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है। दिस इज़ ड्यू टू ओजोन डिप्लीशंस। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन होगी तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी, तब आपके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। बहरहाल आफ्टर दैट हाउ इट अफेक्ट एम्फीबियंस। सो स्टूडेंट, इससे पहले आपने बायोलॉजी में अंदर ये पढ़ा होगा कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच कैन बोथ लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो ऐसे और जानवर जो कि आपके पास खुश्की और पानी दोनों के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियन। लाइक फ्रॉग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोस्टली फ्रॉग्स वगैरह, सैल्मन वगैरह ये आ जाते हैं इसके अंदर। तो ultraviolet radiation affect different species of amphibian and one of the major reason for the decline in the number of amphibian species। ये बुरी तरह आपके पास क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम किसको, एम्फीबियन को। और एम्फीबियन की स्पीशीज़ की जो ज़वाल है ये मोस्टली किसकी वजह से होता है, एम्फीबियन की स्पीशीज़ के अंदर कमी आ जाना, ज़वाल हो जाना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ। These rays, as you see that these rays penetrate into water and kill the microorganism. It also affect the phytoplankton. What is meant by phytoplankton? The word phytoplankton is the combination of two Greek words, phyto mean plant and plankton mean drift. Those organisms which are basically microscopic and which can live in watery environment like bacteria, single cell organism and all the protist unicellular organism are called phytoplankton. वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हों, जो माइक्रोस्कोपिक हों, उनको बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन एक्सेट्रा जो पानी के अंदर रहती हैं उनको बुरी तरह इफ़ेक्ट करती हैं या आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ये मर जाती हैं। क्लियर? आफ्टर दैट, इफेक्ट ऑन एनिमल्स। इट रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ प्लास्टिक, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख लिया है इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स, तो इफ़ेक्ट ऑन आपने करना है इफ़ेक्ट ऑन मटीरियल्स। ओके, बाय मिस्टेक ये हो गया। इफ़ेक्ट ऑन मटीरियल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी मटीरियल्स हैं लाइक प्लास्टिक, नायलॉन एट्सेट्रा की जो चीज़ें बनी होती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से डीफॉर्म हो जाती हैं, अपनी शेप चेंज कर देती हैं और इनका लाइफ स्पैन का जो टाइम होता है ये कम हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। ये मोस्टली देखा गया है जो आपके पास यंग टबैको या टमाटोज़ के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या टमाटोज़ वगैरह जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से इनके पत्ते वगैरह या ये टबैको के पत्ते वगैरह ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम टमाटोज़ जो होते हैं ये से बुरी तरह इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, इसके अलावा यूवी ultraviolet radiation affect the plant by changing physiological and development process of plant. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है स्टूडेंट, आपके जो प्लांट के जो डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं या फिजियोलॉजिकल पार्ट होते हैं जो जिसको हम कहते हैं टिश्यूज़ वगैरह, जो उसके ऑर्गन वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं वो इससे डैमेज हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है, उनके ऑर्गन वगैरह के अंदर चेंज हो जाना, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन के अंदर यूवी वगैरह की मदद से चेंजेस आ जाते हैं और इनकी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। जब डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर चेंजेस आ जाएंगी तो ज़ाहिर है उनके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन वगैरह भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा गया है कि दे अल्टर द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट स्पीशीज़, कि वो कुछ प्लांट के जो फ्लावरिंग होते हैं वो उनकी जो दे अल्टर द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट स्पीशीज़। ये प्लांट के जो फ्लावरिंग जो रेट होता है कि इस टाइम इस प्लांट ने फ्लावर को प्रोड्यूस करना है, उनके टाइम को भी चेंज कर देता है। ठीक है। इनके सिंपल अगर हम जर्नल बात करें को इनके आपके पास प्लांट्स के जो फ्लावरिंग का जो प्रोडक्शन का जो रेट है उनको स्लो कर देता है या फ्लावरिंग किस टाइम प्रोड्यूस होना है उनके प्रोसेस को कम या ज़्यादा ये कर देता है। सो दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑन प्लांट्स। सो स्टूडेंट, आई होप टुडे लेक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चलें एक बार फिर हम मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमने देखा स्टूडेंट कि हमारे पास व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस come in contact with chlorofluorocarbon, it extract one chlorine from chlorofluorocarbon and that chlorine molecule when react with ozone molecule to form ClO and oxygen molecule, and when atomic oxygen react with ClO it form oxygen molecule and again chlorine atom, and this chlorine atom again combine with ozone molecule to form again this process. We also discuss ozone depletion due to NOx. Ozone depletion due to NOx, we see that atmosphere contain different types of
oxide of nitrogen like nitric oxide, nitrous oxide and nitrogen dioxide. When nitrogen monoxide come in contact with ultraviolet radiation, it form NO radical. Nitrogen monoxide radical when react with ozone molecule, it form nitrogen dioxide and oxygen. Third main point is ozone depletion due to sulfur dioxide. When sulfur dioxide come in contact with ultraviolet radiation, it form sulfur dioxide radical, and when this sulfur dioxide radical come in contact with ozone molecule, it form sulfur trioxide and oxygen molecule. Next, ozone depletion due to atomic oxygen. As we see that atomic oxygen is very reactive species. When atomic oxygen combine, when oxygen molecule come in contact with ultraviolet radiation, it form two atomic oxygen, and these atomic oxygen react with ozone molecule to form 2 mole of oxygen molecules. Next, ozone layer depletion. Ozone layer depletions can cause several problems in humans, in plants and in different materials. The first effect of ozone depletion in human is skin cancer. We see that when exposure to ultraviolet rays from sun lead to increased risk of several type of skin problem. In minor cases it causes sunburn, but in major cases it damage the skin tissues and cause skin cancer. Next, eye problem. Ultraviolet rays are harmful for our eye. Direct exposure can lead to cataract problem and other related problem. Third, aging of skin. Exposure to ultraviolet rays accelerate the aging of our skin. As a result, you will look older than your actual age. Next, effect on amphibian. How ultraviolet radiation affect amphibian. What are amphibian? Amphibians are those which can live both water and land. Those organisms which can live in water and land. Amphibians are badly affected by different species of amphibian are affected by ultraviolet radiations, and the decrease in the population of amphibians is due to ultraviolet radiations. Next effect is effect on marine life. Ultraviolet rays have adverse effect on marine ecosystem. These rays when penetrate into water and kill the microorganism. It also badly affect by phytoplankton. Next, effect on plants. Ultraviolet rays also affect the plant by changing the physiological and development process of plant. It also alters the time of flowering in some plant species. The last effect is effect on materials. We see that ultraviolet radiations reduce the lifespan of different synthetic material like plastic, nylon, etc. So these are the few main points of today lecture. Now student come to the homework. Dear student, आपने all lecture को अपनी वर्कशीट्स के ऊपर लिखना है. तो आई होप स्टूडेंट आपको तमाम मेन पॉइंट्स भी क्लियर हो चुके हैं. इसके अलावा आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.